इनफैक्ट एक कंपैरिजन ले रहा हूं, नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 3 मिथाइल ग्रुप्स, नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 3 सिलाइल ग्रुप्स। यस, सिलाइल ग्रुप वर्ड यूज किया मैंने। जैसे CH4 मीथेन और CH3 ग्रुप रेडिकल को आप मिथाइल बोलते हैं, वैसे ही SiH4 को सिलेन कहा जाता है और उसके इस रेडिकल को एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद सिलाइल रेडिकल कहा जाता है। तो ये जो मैंने लिखा, ये ट्राइमिथाइल अमीन कंपाउंड है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं ट्राई सिलाइल अमीन कहूंगा। बॉन्डिंग कहां कैसी है, क्या स्पेशलिटी है, ये हमें कैसे पता लग रहा है? बाय द प्रॉपर्टीज। जब हम इनके वेरियस प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स करते हैं तो पता लगता है कि इनमें कोई स्पेशलिटी है। जैसे कि ये दोनों केस हम देखें, अब कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के 2 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के 2 सक्सेसिव मेंबर्स होने के बावजूद जब हम इनका प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे तो ट्राइमिथाइल अमीन हैज बीन फाउंड टू बी पिरामिडल इन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री वाइज पिरामिडल होता है, मतलब तीनों मिथाइल ग्रुप्स एक पिरामिडल अरेंजमेंट में होते हैं, जबकि ट्राइसिलाइल अमीन हैज बीन फाउंड टू बी अ प्लानर स्ट्रक्चर। इसमें तीनों सिलाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं इन वन प्लेन ओनली, 120 डिग्री के सेपरेशन से। ऑल्सो दिस कंपाउंड हैज बीन फाउंड टू शो a Lewis basic nature. Of course Lewis basic ये भी है, बट इसमें Lewis basic nature वीक होता है। मोर Lewis basic, लेस Lewis basic और वीक Lewis base होता है। ये फर्क क्यों है? सबसे पहला बड़ा फर्क तो दिखाई दे रहा है शेप में, दूसरा फर्क दिख रहा है इनके बेसिक नेचर को लेकर। आंसर मिलेगा अब हमारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मान लिया कि जब ल्यूइस बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब यहां लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, और यहां इजीली अवेलेबल नहीं है। Lone pair is not easily available, lone pair is easily available. This is the difference. अब आप सोचिए, रिकॉल करिए अपने पुराने पॉइंट्स को, शेप्स वगैरह जो हम निकालते थे उसमें। पिरामिडल शेप के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम विथ अ लोन पेयर है, तो आप उसको कौन से हाइब्रिड स्टेट से इजीली प्रूव कर पाएंगे? sp3 से। तो इसका मतलब है कि यहां पर सेंट्रल एटम को कंसीडर करना होगा sp3 हाइब्रिड। There is nothing special here. जैसा केस अमोनिया का होता है वही केस इसका भी है। sp3 hybrid, 3 methyl groups are there with a lone pair on nitrogen. Lone pair available है, sp3 hybrid है, Lewis basic properties strong मिलती हैं, pyramidal shape है, everything is proved. Speciality इसमें थी भी नहीं, speciality अब इसमें है। ये सिर्फ हमने कंपैरिजन के लिए सामने रखा है। अब आप आ जाइए, लोन पेयर अवेलेबल ना हो, प्लानर स्ट्रक्चर हो, इस बात को जस्टिफाई आप कैसे कर सकते हैं? कौन से हाइब्रिड स्टेट से करेंगे? sp2 से। sp2 हाइब्रिड स्टेट यदि नाइट्रोजन की होगी तो देखें सिचुएशन इस बार क्या होगी। हम 3 सिलाइल ग्रुप्स को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के थ्रू बॉन्डेड बता देते हैं, पर अब क्या बचना चाहिए? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन दैट शुड बी इन दैट शुड बी इन द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये फील्ड है, फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन। वहीं सिलिकॉन के पास
वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये लेटरल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग में, साइडवाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होकर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। दिस इज अगेन अ केस ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें सिलिकॉन यूज करता है अपना डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन यूज करता है अपना पी ऑर्बिटल। सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग अब हमें यह प्रूव करती है कि इसका स्ट्रक्चर प्लैनर कैसे हुआ, क्योंकि एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचेगा इसमें जो उधर पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइब्रिडाइज्ड कौन से हुए ऑर्बिटल? sp2, इसलिए स्ट्रक्चर प्लैनर है। लुईस बेसिक नेचर पुअर क्यों है इसमें? पुअर इसलिए है क्योंकि अब इस नाइट्रोजन को यदि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को प्रोवाइड करनी है तो पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना है। दैट इज द सिंपल केस। हां, इसमें एक बात पर हमें और फोकस करना है कि जो ट्राइसिलाइल अमीन होगा, वंस अगेन ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ एक सिलिकॉन के साथ नहीं होगा। रेजोनेंस की कंडीशन अगेन, पाई बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर वेकेंट ऑर्बिटल है, कॉन्जुगेशन बना, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पर वेकेंट ऑर्बिटल। तो एक्चुअली नाइट्रोजन 1/3 पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड इसके साथ भी बनाएगा, 1/3 इसके साथ, 1/3 इसके साथ। मतलब ऑल बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल, ऑल बॉन्ड्स विल बी हैविंग द लेंथ शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड लेंथ। ये प्रॉपर्टीज इन सपोर्ट है। जो भी कुछ हमने थ्योरेटिकली यहां बताया, इसको सपोर्ट करने वाली बातें बोल रहा हूं मैं। सो दिस वॉज अगेन एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर बॉन्डिंग। आइए कुछ और केसेस की बात करें। लेट अस टॉक अबाउट NO2। एक स्पेशलिटी देखिए NO2 के बारे में। मैं कुछ प्रॉपर्टीज से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। NO2 में पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं हम, 5 ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ऑफ ईच ऑक्सीजन। इट मेक्स टोटल 17। टोटल 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहा है। आप कैसा भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें, पेयरिंग सभी इलेक्ट्रॉन की हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी वाइज एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट हैं, इसलिए मैं एम्फेसिस दे रहा हूं कि लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग NO2 के स्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाता है एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग, दैट इज लाइक दिस। ये जो आप स्पेशल टाइप का बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें इस बार 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं और शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन उनके बीच बताया गया। सो द बॉन्ड इज कॉल्ड एज 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। रिकॉल करिए, अभी कुछ ही देर पहले जब मैंने आपको बताया था डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, वहां बॉन्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर बॉन्ड 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसी बॉन्ड को ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोला जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आप ऑफ कोर्स इस तरह की बॉन्डिंग को देखकर सोच रहे होंगे कि क्या यह प्रूव्ड है? यस ऑफ कोर्स। प्रूव्ड किस तरह से है, समझिएगा। ड्यू टू दिस काइंड ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सभी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर अप ना होने के कारण NO2 की प्रॉपर्टीज में आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक ब्राउन कलर्ड पैरामैग्नेटिक गैस होती है। कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, these two things are due to the unpaired electrons। NO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कहिए ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की वजह से ये प्रॉपर्टीज आती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यदि आप NO2 को कूल करें और लिक्विफाई कर लेंगे तो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये डाइमराइज हो जाता है।
लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन पर जब ये डाइमराइज होगा तो अब 2 यूनिट्स एक साथ है। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 17 मोनोमर में थे, 34 डाइमर में हो जाएंगे। जब डाइमर में 34 होंगे तो अरेंजमेंट क्या होगा? सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर्ड। और इस बार ल्यूइस थ्योरी को हम फॉलो करते हुए बात कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताते हुए ल्यूइस स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ये होती है सिचुएशन NO2 में डाइमराइज होने के बाद। द इंटरेस्टिंग थिंग इज अब ये कलरलेस डायमैग्नेटिक लिक्विड होता है। मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन की मेथड से पता लगता है कि अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो जस्ट डबल है। डबल मॉलिक्यूलर मास मिलना मतलब डाइमराइज हो जाना। और इधर प्रॉपर्टीज भी इस बात के सपोर्ट में है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर वेरी रेयर, कॉमन नहीं है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बट जहां पर है फ्यू केसेस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताए जाते हैं या 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बेसिस पर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो डायटोमिक स्पीशीज थी उनमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहां तो डायरेक्टली हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लेकर हाफ ऑफ दैट डिफरेंस को बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। तो हमें केयरफुल रहना है जो भी इस तरह की फ्यू स्पीशीज हैं उनमें बॉन्डिंग को लेकर, स्पेशली उनका प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्शन भी। बिसाइड्स दिस मैं आपसे स्पेशल केसेस बॉन्डिंग के जब शेयर कर रहा हूं और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हमें एक केस जरूर देखना चाहिए, एंड दैट इज द केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में स्पेशलिटी सिर्फ इतनी है कि यहां जो दोनों ऑक्सीजन होते हैं वे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। When 2 oxygen atoms are bonded with single bond, this kind of bond is called as peroxide bond. इसको peroxide linkage या peroxide bond कहा जाता है। ये दोनों ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड होते हैं और sp3 हाइब्रिड होने के साथ 2 लोन पेयर्स हैं। तो जो दोनों एटम्स बॉन्डिंग किए हुए होते हैं ये वी शेप्ड अरेंजमेंट में होते हैं और ये स्ट्रक्चर एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यू कैन इमेजिन द ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ऑक्सीजन के टेट्राहेड्रली अरेंज्ड 4 ऑर्बिटल्स होंगे। 2 विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर एंड 2 आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ये वी शेप्ड अरेंजमेंट में होते हैं और जब ये वी शेप्ड अरेंजमेंट में होते हैं तो इस तरह का एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। द 2 हाइड्रोजन दे लाई इन डिफरेंट पोजीशंस लाइक दिस। 2 ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, not only in hydrogen peroxide but in any kind of structure, so that bond will be called as peroxide bond. Along with this, डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कवर अप करना चाहेंगे, क्योंकि डायमंड जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो भी सेपरेटली कवर अप होता है। सॉलिड्स की बात होती है वहां पर भी डायमंड की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की बात होती है। तो मैं आपको सिर्फ बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होने के साथ साथ इसका ये नेचर सपोर्ट करने वाली बात स्ट्रक्चर से हमारे सामने आती है। डायमंड के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है और बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन होता है। नेचुरली जो एटम sp3 हाइब्रिड होगा उसके आसपास बॉन्डिंग करने वाले एटम्स कौन सी अरेंजमेंट में होंगे? टेट्राहेड्रल। तो ऐसा एक पूरा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का नेटवर्किंग होता है डायमंड के स्ट्रक्चर में। हर कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। हर एक कार्बन जो सेंटर पर है उससे जुड़े हुए चारों कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं।
नेटवर्किंग होती है थ्रू आउट पूरे स्ट्रक्चर में। जब इस तरह की नेटवर्किंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर किसी टाइप के वीक फिजिकल फोर्सेस वाला नहीं है, पूरे केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स वाला ये स्ट्रक्चर होता है। द जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये स्पेशलिटी डायमंड में है। मैं इसी के एलोट्रॉप ग्रेफाइट के बारे में भी अब बताना चाहूंगा आपको। देखिए, ग्रेफाइट की सिचुएशन अलग है। ग्रेफाइट का हर इंडिविजुअल कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है और जो एटम sp2 हाइब्रिड होते हैं उनके आसपास 3 बॉन्डेड एटम्स होते हैं और ये इस तरह की हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म करते हैं। ऐसी जो हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। थ्रू आउट इस तरह की नेटवर्किंग होगी, ऐसी लेयर्स बन जाएंगी। ये जो स्ट्रक्चर में इस तरह की लेयर्स बनती हैं, ये लेयर्स वन अबाउट द अदर वीक वैंडरवॉल अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होती हैं और ग्रेफाइट के एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज किए जाने का रीजन भी यही है कि इसमें जो लेयर्स होती हैं दे कैन इजीली स्लाइड ओवर वन अनदर। जब ये आसानी से, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्टेड है, तो इनका एक दूसरे पर इस तरह से स्लाइड होना इजीली पॉसिबल होता है। यही कारण है कि ये एक सॉलिड ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यहां हर कार्बन sp3 हाइब्रिड था स्ट्रक्चर में, बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन था, उनकी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल थी। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन होता है, हेक्सागोनल रिंग्स बनती है, रिंग्स एक प्लानर स्ट्रक्चर बनाती है और प्लानर स्ट्रक्चर डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर ऑल द फ्यू केसेस जो बॉन्डिंग में आपको पता होना चाहिए, जिनसे क्वेश्चंस की कई जगह पर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। लास्ट एक पार्ट में इस टॉपिक में और इंक्लूड कर रहा हूं एंड दैट इज रिलेटेड टू बॉन्डिंग इन मेटल्स। मेटेलिक बॉन्डिंग को लेकर देखिएगा, क्या क्या स्पेशलिटीज हैं मेटेलिक बॉन्डिंग या बॉन्डिंग इन मेटल्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज मरकरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग हैं तभी सॉलिड स्टेट पॉसिबल है। और जो स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो डेवलप कैसे हुए? आपने आयोनिक बॉन्डिंग में बताया कि ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर। कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या म्यूचुअल शेयरिंग, किसी भी तरह से आपने बताई थी अलग अलग थियरीज में। बट अब मेटल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स कैसे डेवलप होंगे? ऑल्दो मेटालिक बॉन्डिंग को समझाने के लिए भी बहुत सारी अलग अलग थियरीज हैं, पर इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट है, वो है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, या इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ द मेटल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इजी है, कुछ खास बात नहीं। इसे समझने के लिए पहले आप एक मेटल एटम के बारे में कुछ पॉइंट समझें। सपोज वी हैव अ मेटल एटम। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में होंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इनर शेल्स में भी होगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं सोडियम की, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। दिस इज the shell wise distribution. It has one electron in the valence shell. इसी तरह से कोई और एक मेटल ले लेते हैं, से एल्यूमिनियम। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इस बार भी शेल वाइज देखा जाए तो ये अरेंजमेंट है।
सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के एटम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूं कि एक एटम का मेटल के रेफरेंस में, स्पेशली मेटल्स के केस में जब बॉन्डिंग बताई जाती है तो रिक्वायर्ड है कि हम ये समझें कि इट हैज 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट ये वाला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो एटम का बचा हुआ पार्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो एटम का बचा हुआ पार्ट है। नाउ व्हाट इज दैट लेफ्ट स्पीशीज? वहां एक न्यूक्लियस है और कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस पार्ट को केर्नल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज केर्नल। आउट ऑफ द केर्नल क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इन मेटल्स के लिए आपको मेटल एटम के इन 2 पार्ट्स को लेकर पहले समझना है। व्हाट डू यू से अबाउट केर्नल? केर्नल कैसी स्पीशीज होगी? न्यूक्लियस विथ कोर इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस विथ कोर इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या चार्ज बैलेंस होगा? नहीं, क्योंकि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाकर बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का केर्नल मतलब एल्यूमिनियम का ट्राई पॉजिटिव आयन, सोडियम का केर्नल मतलब सोडियम का पॉजिटिव आयन, न्यूक्लियस और 10 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये इनके केर्नल्स हैं। तो एक मेटल एटम कंसिस्ट हो रहा है केर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल समझाने वाली मेटेलिक बॉन्डिंग में यह बताती है कि जो केर्नल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई द फिक्स्ड रेगुलर पैटर्न इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में केर्नल्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, फिक्स्ड पोजीशंस पर हैं। ये केर्नल्स का अरेंजमेंट हो गया। हर एक केर्नल के साथ उस एटम के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इनकी भी पोजीशन स्ट्रक्चर के अंदर ही होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक केर्नल अपना खुद का ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि यहां पर भी हर एक केर्नल आसपास वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आसपास वाले सभी केर्नल से अट्रैक्टेड होता है। इस तरह का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड केर्नल्स डेवलप होता है, इसी को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अब हर बॉन्ड की डेफिनेशन हमने फ्रॉम द बिगिनिंग एक ही जगह से स्टार्ट की, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर भी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे कैसे बढ़ाएं? आगे बढ़ाते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन केर्नल्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल is called as metallic bond. The electrostatic force of attraction present between kernels and the valence electrons in the structure of a metal is called as metallic bond. Metallic bonding ठीक है, हमने इस तरह से तो समझ ली, लेकिन क्या ये मेटल की प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करती है बॉन्डिंग? यदि ये थ्योरी हम दे रहे हैं तो क्या ये थ्योरी प्रॉपर्टीज को प्रूव करती हैं? ऑफ कोर्स। कैसे प्रूव करती है जरा देखिए। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आप रिकॉल करिए। मेटल्स में लश्चर होता है, दे शाइन, लाइट फॉल होने पर ये शाइन करते हैं, लश्चरस होते हैं। लश्चर ऑफ द मेटल हाउ कैन यू एक्सप्रेस? लश्चर ऑफ द मेटल इज ड्यू टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब लाइट फॉल होता है मेटल पर, इसकी सरफेस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली हेल्ड है, आई मीन फ्री टू मूव है, ये भी बोल सकते हैं, ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को, जो लाइट की एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को ये डेसिपेट करना चाहेंगे, उसको कहीं न कहीं किसी भी तरह से अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, उसको खत्म करना चाहेंगे। जब उस एनर्जी को खत्म करना है तो तरीका क्या होगा? एनर्जी डेसिपेशन यहां पे पॉसिबल होगा बाय द वाइब्रेशंस। ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं तो जो इंसिडेंट लाइट था वो रिफ्लेक्ट होता है।
एनर्जी इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये लश्कर शो कर रहे हैं. दे आर फ्री टू मूव इन द स्ट्रक्चर. मैं इससे एक और प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर रहा हूं, कंडक्टिविटी. मेटल्स में कंडक्टिविटी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कर्नल्स के फिक्स्ड पोजीशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं. दे कैन इजीली मूव हियर एंड देयर. तो जब आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज की बात करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करने की बात करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करने की बात करते हैं, तो ये रोल कौन प्ले करेगा? इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स के बारे में हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं. मतलब इनमें रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी होती है. रेजिस्टेंस कैसे होता है? जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो कर्नल्स के वाइब्रेशंस के कारण होता है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टिविटी से रिलेटेड, कर्नल्स के वाइब्रेशन रेजिस्टेंस से रिलेटेड. तो देयर आर मेनी थिंग्स. जैसे आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज में बोलते हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल. अब मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी मतलब इनको शीट्स के फॉर्म में बदला जा सकता है, इनसे वायर्स बनाए जा सकते हैं. ये सब इस बात से कंपेयर किया जा सकता है कि यहां पर बॉन्डिंग का ये पैटर्न है, जहां हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास वाले कर्नल से और हर कर्नल अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है. मेटल्स के सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, पार्टिकल्स अरेंज कैसे होते हैं, ये वाला पार्ट आप टॉपिक सॉलिड स्टेट में अलग स्टडी करते हैं. तो जहां तक बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेटालिक बॉन्डिंग इन की पॉइंट्स के साथ में समझाई जा सकती है. आई होप यू गॉट द पॉइंट रिलेटेड टू मेटालिक बॉन्डिंग. लास्ट में बस एक चीज और ऐड करूंगा कि एस ब्लॉक के मेटल्स और डी ब्लॉक के मेटल्स में एक बड़ा फर्क होता है मेल्टिंग पॉइंट्स, हार्डनेस, इन चीजों को लेकर. डी ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं उनमें बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है. उसका कारण है एस ब्लॉक में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. डी ब्लॉक के मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मेटालिक बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेशन होता ही है जैसा एस ब्लॉक में होगा, बट अलोंग विद दैट जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन में, वे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा कोहेसिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस मेटल लेटाइस में डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण डी ब्लॉक के मेटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, स्पेशली व्हेन द कंपैरिजन इज डन विथ metals of S block. Now with this we have covered up all the key points related to bonding, chemical bonding. इसमें आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक बॉन्डिंग हमने सभी टाइप्स कवर अप किए हैं. एप्लीकेशन लेवल केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस में इसका कवर अप होता है. सो विद दिस, थैंक यू.